कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो प्यार कब करोगे। सारा सारा दिन तुम काम करोगे बेबी, प्यार कब करोगे। नमस्कार, शानदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फर्स्ट लेक्चर है हिंदी से संबंधित और हिंदी का व्याकरण यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, और आपको बहुत आसानी के साथ कंप्लीट लेक्चर हिंदी वर्णमाला का आज दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है। दोस्तों आप एक कंप्लीट नोट्स बनाइएगा, हिंदी कंप्लीट लेक्चर आपके लिए शानदार क्लास पर उपलब्ध रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1, व्याकरण क्या होता है दोस्तों? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने बोलने के नियम को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कंप्लीट हुआ। व्याकरण क्या कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास। यह क्लास टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम होगा जो हिंदी से रिलेटेड होगा आपको संपूर्ण नंबर दिलाएगा। तो आपको हिंदी का कंप्लीट बैच इस चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों? व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने के नियम को व्याकरण कहते हैं। अब बात करते हैं, व्याकरण तो हो गया, अब व्याकरण में शुरुआत कैसे हुई, भाषा कैसे हुई? भाषा का मतलब होता है हम अपने भाव विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसके भाव विचार को सुनते हैं। एक भाषा के माध्यम से तो होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, तो वही भाषा कहलाती है। भाषा कैसी थी दोस्तों? तो भाषा मौखिक थी। कैसी भाषा थी? भाषा मौखिक थी। अब बात करते हैं भाषा को लिखने की क्या आवश्यकता हुई, वर्ण की शुरुआत कैसे हुई। मान लीजिए समझने के लिए, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत दिन पहले, वर्ण की शुरुआत कैसे हुई? हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ मेला गए थे, वहाँ उसने कहा हमको एक गाना सुनाइए, तो हमने उसको गाना सुनाया क्या कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। यही गाना सुनाया उसको। फिर एक साल बाद उसको मेला गए लेकर, तो उसने हमसे फिर से कहा कि बाबू सोना, जो गाना आपने पिछली बार सुनाया था वही गाना सुनाइए। तो उसको लबर को गाना तो याद नहीं था, क्योंकि उसने कुछ नोट तो किया नहीं था। उस बार मौखिक रूप से सुना दिया था और लिखा तो था नहीं, है ना। तो क्या किया उसने, सोचा अब की बार जो सुना रहे हैं इसको हम कहीं ना कहीं लिख लेंगे। तो उसने सुनाया चांद तारों में नजर आया चेहरा तेरा। इसी गाने को बहुत याद किया तो याद आया, उसने सोचा चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो उसी गाने को लिखने के लिए जिन वर्णों जिन चिन्हों का प्रयोग किया, भाषा को देखो, एक भाषा में सुना है उसने, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों को बनाया वही वर्ण कहलाए। तो क्या हुआ, वो लिखित रूप में हुआ। वर्ण क्या है? वो लिखित रूप है, जबकि भाषा जो थी मौखिक रूप थी। आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। कहने का तात्पर्य, भाषा मौखिक तो उसको लिखने के लिए जो चिन्ह, जो वर्ण, जो संकेत को अपनाया गया वही वर्ण कहलाए। अब बात करते हैं, वर्ण तो हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि। ध्वनि क्या है? वर्णों के उच्चरित रूप को ही क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। जब गाना गाया तो कुछ उच्चारण हुआ तो ध्वनियां निकली, उसी को ध्वनि कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ण की विशेषता। नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। अब बात करते हैं वर्ण की विशेषता की। वर्ण की विशेषता क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है एवं अविभाज्य इकाई होती है। यह कैसी है? यह अविभाज्य इकाई होती है। कैसी होती है दोस्तों? अविभाज्य होती है। और वर्ण को ही लिप चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण को ही लिप चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर वर्ण था जो कि एडिट हो गया, वर्ण को ही लिप चिन्ह कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, हिंदी की लिप क्या होती है दोस्तों? कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी की लिप कौन सी होती है? तो हिंदी की लिप होती है देवनागरी।
कौन सी होती है? देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी की लिपि की बात करते हैं तो रोमन लिपि होती है। उर्दू की लिपि की बात करते हैं तो फारसी होती है। और हिंदी के साथ संस्कृत और मराठी की भी लिपि क्या होती है दोस्तों? देवनागरी होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, आशा करते हैं आपको व्याकरण फिर से एक बार देखते हैं क्या कैसा था। व्याकरण समझ में आया होगा, भाषा समझ में आई होगी, वर्ण समझ में आया होगा, ध्वनि भी समझ में आई होगी। अब वर्ण की विशेषता जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? जैसे एक जब ब्याह होता है मेरे दोस्तों तो वरमाला होती है। फूलों का गुच्छा होता है ना, तो दुल्हन दुल्हन को पहनाती है, दुल्हन दूल्हे को पहनाता है। तो एक दूसरे के हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत किए रहते हैं, फिर शादी हो जाती है, एक दूसरे के हो जाते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा परिवार बन जाता है और ऐशो आराम करते हैं। उसी तरह वर्णमाला, वर्णों को, वर्ण की बात तो हम बताए पीछे। वर्ण क्या है? मौखिक भाषा जो थी उसको लिखने के लिए चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया, वही वर्ण हुआ। लेकिन वो क्रम रूप में नहीं था, कोई आगे था, कोई पीछे था, कोई ऊपर था, कोई नीचे था, तो उसी को क्रम से लगाया गया तो क्या हुआ? वर्णमाला कहलाया गया। वर्णमाला दो से मिलकर बना है, स्वर और व्यंजन से। तो बात करते हैं स्वर क्या होता है दोस्तों। स्वर होता है जो बिना किसी के सहायता से बोला जाए, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, वो स्वर कहलाता है। और स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो स्वर की संख्या होती है 11। कौन कौन सी होती है? अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ। ये होती हैं दोस्तों 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब बात करते हैं स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जीवा के उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जीवा के उच्चारण के आधार पर। अब दोस्तों देखते हैं आगे, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से बात करते हैं तो स्वर के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। बात करते हैं कैसे। जो आ, ई, उ, री होता है, वे स्वर जो सबसे पहले बने वो अन्य से मिलकर नहीं बनते हैं, तथा अन्य स्वर जो है वो इनसे मिलकर बनते हैं, वो मूल स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ये जो हैं 4, ये हो गए मूल स्वर। अब बात करते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं। किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ धन आ को जोड़े बड़ा बना, ई धन ई को जोड़े बड़ी बना और ऊ धन ऊ को जोड़े बड़ा ऊ, री और री को बड़ी री। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। जब 2 अलग अलग स्वर, क्या? जब 2 अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण कर रहे हों तो वो संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, संयुक्त व्यंजन इधर पूछा जाता है, कभी कभी संयुक्त स्वर भी पूछा जा सकता है। तो ये होगा आ धन ई बनकर होता है ए, आ और ए मिलकर बनता है ए। और नीचे देखते हैं दोस्तों आ या बड़ा मिलकर ऊ या ऊ से मिलकर ओ बन जाता है और आ प्लस ऊ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम देखें क्या, किस मूल स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे नंबर की हेडिंग, उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। तो ये होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। सबसे छोटा, सबसे कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और री, ये होते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। बात करते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। भाइयों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाते चलिए, नहीं तो एक बार आप वीडियो देखेंगे प्रॉब्लम होगी। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा।
आपको इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर की बात करते हैं। किसकी? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए दोस्तों दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, किस स्वर का ह्रस्व रूप नहीं होता है दोस्तों? तो इनका, किसका? ए, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे, ए, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें 3 या ओम के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। प्लुत स्वर की बात करते हैं दोस्तों। प्लुत स्वर की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी बात हम करते हैं। ह्रस्व स्वर को छोड़कर सभी स्वर प्लुत हो सकते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर को छोड़कर सभी स्वर प्लुत हो सकते हैं, ये बात हुई। जैसे ओम होता है, इसमें प्लुत स्वर लगाया गया है। क्या? ओम। एक बार याद करते हैं, ओम बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, इसलिए ये प्लुत स्वर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। इसमें होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में बात करते हैं ई, ए। मध्य स्वर की बात करते हैं तो आ, और पश्च स्वर की बात करते हैं तो आ, ओ, औ और उ, बड़ा उ। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू यानी आ, ओ, औ, उ, ये पीछे पीछे बोले तो पश्च स्वर, और आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को यहाँ बीच में छोड़िए, जो बाकी बचा वो अग्र स्वर हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी और नोट्स बनाते चलिए। आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जा रही है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिंदी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या हिंदी के लिए पुलिस, जहाँ से भी हिंदी पूछी जाएगी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। क्या? मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, विवृत, विवृत आ हो जाएगा। समृत, समृत में ई, उ हो जाएगा। अर्ध समृत में ए और ओ हो जाएगा। अर्ध मतलब बड़ा ए होता है, अ होता है, तो अर्ध में ए और ओ हो जाएगा। अर्ध विवृत में आ, ए, औ और आ हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे हिसाब से कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। स्वर से जितने भी क्वेश्चन होंगे यहीं से पूछे जाएंगे। अभी इनका मुख के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आगे 2-3 पेज बाद इनकी बात करते हैं। जब व्यंजन को भी पढ़ा ले रहे हैं तब बात करते हैं दोनों की उच्चारण स्थित, ये कहाँ से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, देखिए का में आ मिल गया, आ क्या है? ये स्वर है, तो हो गया क्या? व्यंजन, का बन गया। वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख से बाधित होती है व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं व्यंजन की संख्या। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बात करते हैं आगे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। का से माँ तक, का से माँ वर्ग तक 4 अंतस्थ होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और 4 ऊष्म होते हैं दोस्तों, सा, खा, सा, हा। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप पीडीएफ को भी हम मोबाइल नंबर भी बोल देंगे, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की दोस्तों।
स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिक से स्पर्श करते हुए बाहर आए, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या दोस्तों? वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिक से स्पर्श करती हुई बाहर आए, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इन सबको क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इनको वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों के नाम मात्र को स्पर्श करती है, उसे स्तंत व्यंजन कहते हैं। क्या? स्तंत व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं या, रा, ला, वा। या वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या दोस्तों? या और वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा जाता है। आपको हिंदी कंप्लीट लेक्चर शानदार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? गर्म। जब निकलने वाली वायु उच्चारण और स्थान के जिह्वा के घर्षण से करती हुई बाहर निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। जैसे शाखा, साहा। क्या? शाखा, साहा। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो दोस्तों जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जैसे प्रेमी प्रेमिका जोड़ा, वो भी जुड़े रहते हैं। माता पिता एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भाई बहन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सोना बाबू एक साथ जुड़े रहते हैं। तो बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो जुड़े रहें कम से कम 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन आधा होता है और बाद का व्यंजन पूरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स करके बनाइएगा। इसमें पहला व्यंजन जो होता है वो आधा होता है और जो दूसरा होता है वो पूरा का पूरा रहता है। कौन से होते हैं? हिंदी में 4 स्पर्श व्यंजन, माफ करिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो छा का और सा से मिलकर बनता है। त्रा ता और रा से बनता है। ज्ञा ज्या और इया से मिलकर बनता है। फ्रा सा और रा से मिलकर बनता है। ये दोस्तों हो जाते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे डा और ढा। दोस्तों डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इनके मध्य में, ये शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं। जैसे सड़क हो गया, मेढक हो गया दोस्तों। क्या? सड़क और मेढक हो गया। अब बात करते हैं आगे, हिंदी में पूर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 13, माफ करिए 33, और वर्णों की बात करते हैं तो कितने होते हैं देखते हैं दोस्तों। स्वर हो गए हैं 11। कितने हो गए हैं भैया? स्वर हो गए 11। अयोग वाह कहते हैं किसको? 2 होती है उनकी संख्या। व्यंजन 33 होती है। हिंदी में व्यंजन 39 भी होते हैं। हिंदी में व्यंजन 39 होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन करते हैं तो इनकी संख्या 33 होती है दोस्तों। कुछ अन्य वर्ण होते हैं, कौन कौन सी? जैसे आगत ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ वर्ण जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क्या? जो वे ध्वनियाँ जो वर्ण किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे जा के नीचे देखिए बिंदी रखा है, फा के नीचे बिंदी रखा है, ये अरबी फारसी में है। और डॉक्टर देखिए, डॉक्टर में डा कैसे लिखा रहता? ऊपर उड़ंका।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों। और नीचे देखते हैं अमानक वर्ण क्या होता है। जैसे पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग लिखते थे, लेकिन आजकल तो नई भाषा का प्रयोग होने लगा है। वे वर्ण जो हिंदी में कभी प्रयोग किए जाते थे, वे वर्ण जो हिंदी में कभी प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज उनका बदला हुआ रूप ही प्रयोग होता है, उन्हें अमानक वर्ण कहते हैं। जैसे झा ऐसे हो गया, भा पहले ऐसे लिखा जाता था, ला ऐसे लिखा जाता था, तो इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाएगा अमानक वर्ण। पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों। पार्श्व मतलब बगल, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा के बगल भाग पर बल पड़ता है, जैसे ला। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं दोस्तों? ला को कहते हैं। अब बात करते हैं लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। पार्श्विक की बात करते हैं तो ला को, लुंठित की बात करते हैं तो रा को कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास कंप्लीट क्लास हो जाएगी। वर्णमाला वीआईपी तरीके से खत्म हो जाएगा। एसएससी जीडी होगी, टेट होगा, सीटेट होगा, सुपर टेट होगा, वीडियो लेखपाल, कोई भी परीक्षा जहां पर हिंदी पूछी जाएगी, वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अब बात करते हैं वर्णों की उच्चारण स्थान की। का वर्ग और आ और हा, ये जो होते हैं दोस्तों कंठ से होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। का वर्ग और आ और हा, ये जो है कंठ से निकलते हैं। चा वर्ग की बात करते हैं प्लस ई या और सा, यस। चा वर्ग और यस, यस बोले तो या और सा, ई ये तालु से होते हैं दोस्तों। टा वर्ग की बात करते हैं ऊ और रा और खा जिनको बोला जाता है मूर्धा से होता है। और ता वर्ग की बात करते हैं ता वर्ग दंत से होता है दोस्तों। ता मतलब ता का पूरा वर्ग, टा का पूरा वर्ग, चा का पूरा वर्ग और का खा गा घा, यानी जो 5 अक्षर होते हैं एक वर्ग के अक्षर होते हैं। ता वर्ग में ला और सा जो होता है दंत से होता है। पा की बात करते हैं दोस्तों ती ओष्ठ से होता है। वकारो दंतोष्ठ, वा दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है। अब बात करते हैं ए और आई की। आ और ई से मिलकर बना है, तो ये कंठ और तालु हो जाएंगे दोस्तों। कंठ और तालु हो जाएंगे। ओ और ओ की बात करते हैं तो ये कंठ और ओष्ठ हो जाएंगे। अंगा या अड़ा जो नासिक 5 अक्षर होते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है दोस्तों? नासिका होता है। अब बात करते हैं वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। लास्ट क्लास चल रही है, लास्ट स्थिति में पहुंचे हैं। आप लोग 5 मिनट का समय और दीजिएगा, वर्णमाला कंप्लीट। वाह्य प्रयत्न को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? वायु या प्राण के आधार पर। क्या? वायु या प्राण के आधार पर। और दूसरा झंकार या घोष के आधार पर। वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के भेद के आधार पर बांटा जा सकता है अल्प प्राण व महाप्राण के रूप में। क्या दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे का, गा, अंगा, ये अल्प प्राण होगा। और महाप्राण 2 और 4, खा और घा। किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। अल्प प्राण 135 से मान लेंगे और महाप्राण 24 से। अल्प प्राण में या रा लावा भी आ जाएगा और 11 स्वर, ये सब हो जाएंगे अल्प प्राण में। और महाप्राण में सा खा साहा और अड़ा, ये होते हैं दोस्तों महाप्राण। अब बात करते हैं झंकार या घोष की दृष्टि से। इसमें सघोष और अघोष होता है। अघोष में अघोष का मतलब एक ट्रिक की बात करते हैं, आगे मतलब पहला दूसरा। और सघोष मतलब 3 4 5, यानी का खा आगे है तो अघोष हो जाएगा और गा घा गा अंगा ये पीछे हैं तो सघोष हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह हम बात करते हैं तीसरा, चौथा और 5वां जो होगा ये सघोष हो जाएगा और पहला दूसरा वर्ग
अघोष हो जाएगा, सा खा सा अघोष हो जाएगा। 11 स्वर्ग जो हैं ये सघोष हो जाएंगे दोस्तों। आगत और गृहीत ध्वनियाँ क्या होती हैं इनको हम देख लेते हैं। का खा गा घा फा, ये जो नीचे बिंदी है इनको आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। इस तरह दोस्तों हमने देखा वर्णमाला लगभग लगभग कंप्लीट लेक्चर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। कंप्लीट लेक्चर को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।